चलिए कोई बात नहीं, अच्छा जी है। सर, मैं ये आपका स्वागत करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा मंच पर आना स्वीकार किया। और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। अब आप ये क्लास अपने तरफ से शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मेरा मंच ने मुझे बुलाया और मेरे दोस्त धीरे धीरे कुछ एक यहाँ के भी हैं, वो भी जुड़ते जाएंगे जब जब लोग आएंगे। अब सवाल ये है कि मैं किस चीज से शुरू करूं। थिएटर इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और मैं एज एन एक्टर जब भी था, मतलब 86 तक तो था ही मैं, क्योंकि मैं रेperटरी के साथ था। उसके बाद फिर मैं आदतन, चूंकि मैं गुस्सैल हूँ, तो रेperटरी मैंने प्रोटेस्ट में छोड़ दी थी। तो बाहर आके फिर देन आई डाइवर्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन थिएटर। तो फिर करीबन 30-35 साल से चिल्ड्रन थिएटर ही करता रहा। तो अभी गुड़गांव में आके आ बसे हैं। तो यहाँ एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त और एनएसडी से महेश को जानती होंगी, महेश वशिष्ठ का आपने नाम जी जरूर जी सुना बिल्कुल होगा। सर, जुड़े हैं, बहुत हमारी बात भी हुई है। हाँ, तो थिएटर गुड़गांव में सिर्फ मेरे हिसाब से जैनविन थिएटर वही कर रहा है। तो उसकी वजह से फिर मैंने दोबारा से रिवाइव किया एंड आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग प्लेस विद न्यूकमर्स, एमेच्योर, बच्चे, कॉर्पोरेट वाले, इन सब लोगों से मैं जुड़ता गया। तो अभी चूंकि मुद्दा में ये था कि मूवमेंट और माइम, मैं जो कि मेरा वो, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में जिक्र करना। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, थिएटर वाला हूँ, पर चूंकि कुछ एनएसडी के दौरान कुछ अवेयरनेस हुई इन चीजों की कि बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज होती है। तो मैं खुश नसीब था कि मुझे रीता गांगुली जी, जो मेरी टीचर रही मूवमेंट और माइंड की इंडियन क्लासिकल फॉर्म के हिसाब से, और फर्स्ट ईयर में ही हमें बैरी जॉन मिल गए। तो उन्होंने हमारे साथ शुरुआत की। तो एकदम बिल्कुल कंसेप्ट थी जो मूवमेंट और माइम का था। मैं माइम करता था अपने कॉलेज के दिनों में, पर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। और मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भिन्न चीज थी मेरे लिए भी और उनके लिए भी। तो खैर धीरे धीरे फिर मुझे समझाया गया कि बॉडी लैंग्वेज एक अलग चीज है और माइम जो एक सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो खैर मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि दो माध्यम है एक एक्टर के पास, शरीर है और दूसरा आवाज है। तो आवाज तो दरअसल आवाज की जरूरत बाद में पड़ी। अगर आप ये कहें कि कोई पूछे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई माइम की, तो रिसर्च जो कहती है या जो हमने पढ़ा या इतिहास, इसका थिएटर का इतिहास बताता है कि ये तो बहुत पुरातन काल से, जब आदमी पैदा हुआ तब से ही ये सीन चला आ रहा है। वो कबीलों में रहता था और जो नौजवान थे वो शिकार करने जाते थे, और बुजुर्ग और औरतें और बच्चे अपनी गुफाओं में रहते थे। तो जब वो लौट के आते थे शिकार करने के बाद, तो वो कैसे उन्होंने शिकार किया, वो उसका एक डांस फॉर्म में एनेक्टमेंट करते थे, पूरी स्टोरी टेलिंग। हाउ क्यूट, ये बेबी है तुम्हारा? इज ही योर बेबी? इज ही योर बेबी? यस सर, सॉरी वो बीच में आ गया। अरे क्यों नहीं आया यार, एंट्री है उसकी, जेन्युइन एंट्री है। अच्छा लगा, अच्छा लगा उसको, मेरी दुआएं ढेर सारी। तो ऐसे मत रोकना, बच्चे को मत रोकना। मैं बच्चों के साथ थिएटर करता हूँ और उसको मत रोकना। अगर बैठना भी चाहे तो हमारे साथ तो बैठे। नमस्ते, जीते रहो बच्चा, हम दादू हैं या नानू हैं, जो भी तुम मान लो हमें। तो जैसा बता रहा था कि ये फिर गुफाओं में जब वो स्टोरी की एनेक्टिंग शुरू हुई, आग जला के, और एक आदमी खाल पहन लेता था, एक उसका मुखौटा ओढ़ लेता था सिर के ऊपर लगा के, तो फिर वो बताते थे अपने बुजुर्गों को, बच्चों, औरतों को कि हमने कैसे शिकार मारा, क्योंकि शब्द नहीं थे। तो शब्द नहीं थे तो पहली भाषा जो इंसान की थी वो शरीर की भाषा ही थी। तो ये तब से चला आ रहा है। और अगर हम इसको थिएटर हिस्ट्री में देखें तो ग्रीक्स का, जो कि मानते हैं कि शुरुआत में ये जो ग्रीक थिएटर है उसमें कोरस
के हिसाब से अगर हम देखें तो माइम का इंट्रोडक्शन वहां हो चुका था वहां पर, बिकॉज दे यूज्ड टू वेयर मास्क, बड़े बड़े मास्क पहनकर। नमस्कार भाई साहब, आपका मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप दिख रहे हैं मुझे, तो नमस्कार आपको मेरा, विद द रेड टी शर्ट सर। सर हम भी। नमस्कार नमस्कार। जनाब का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है अनूप जोशी। मैं रंगमंडल से हूँ, रंगमंडल भारत भवन से मैं था। जी 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 जी। मैंने आपको बहुत देखा है, मैंने आपको बहुत देखा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्लीज मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि मैं उस तरह से क्लास का कंसेप्ट, क्योंकि इतनी बड़ी थिएटर हिस्ट्री और बॉडी लैंग्वेज और माइंड को मैं 1 घंटे में या 40 मिनट में नहीं कर, आप सवाल पूछते जाइए तो रिएक्शन में मैं जरूर बोलता जाऊंगा। प्लीज आप बीच बीच में मुझसे सवाल पूछते रहिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि बॉडी लैंग्वेज का अवेयरनेस हमें बैरी जॉन की वजह से और रीटा गांगुली जी की वजह से, जो हमारी टीचर रही, दोनों ही मतलब रहे हैं मेरे और मुझे बहुत प्यार करते रहे हैं, तो मुझ में वो चीज आनी शुरू हो गई कि मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जानूं। तो खोज करते चला कि आदमी कम्युनिकेट बॉडी से, अगर हम 24 घंटे में अगर आप एक असेसमेंट लगाए, रिसर्च ये कहती है तो 65% जो है हम कम्युनिकेट बॉडी से करते हैं और करीबन 25 के आसपास हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है कि हाँ, ओ सो एंड ओनली 15% वी स्पीक। हम एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, कोई 16% 17, किसी का पेशा ही अगर बोलने का है, वकील हूँ या कोई टीचर हूँ, उनको छोड़ के वैसे मैं बता रहा हूँ। तो मोटे रूप से देखा जाए तो हम शरीर से ही बात करते हैं। और ये भी देखा गया है कि विदेशों में जब कोई मुकदमे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुकदमे हो, तो वहां पर एक शख्स जो बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है उसको भी बुलाते हैं, ये जानने के लिए कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, इसकी बॉडी क्या कहती है। तो यहाँ तक भी इसकी बॉडी लैंग्वेज की मतलब मान्यता है, इम्पोर्टेंस है। अब आप देखिए कि हमारे देश में जो नवरस थ्योरी है, अब नवरसों के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने बांट दिया है इंडियन उसमें भरत मुनि के या डांसेस के बाद, क्योंकि हमारे जितने डांसेस हैं वो भी माइम है। और भरत मुनि के हिसाब से भी ये जो आंगिक अभिनय है, इसमें भी आप पूरा देखेंगे टोटल माइम है, लेकिन ये स्टाइलाइज्ड माइम है। और जो इधर वेस्ट वाला यूरोपियन या ग्रीक जो माइम है वो थोड़ा सा भिन्न है इससे, लेकिन बेसिक वही चीज है। अगर मैं जैसे आज पढ़ रहा था, मार्शल मर्सियो को भी पढ़ रहा था, तो मैं खुश नसीब था कि मेरी वो यहाँ आए थे ICCR के इनविटेशन पे 1989 में, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने भी कुछ हमें बताया था। तो बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि अब हम क्या करते हैं इसमें, एक शब्द है एक्शन और एक है जेस्चर, इसको हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। दरअसल कोई भी एक्शन जो है, जो जेस्चर है वो एक्शन ही है पहले, इससे पहले कि वो कम्युनिकेट कर दे। इफ आई एम थिंकिंग एंड नोबडी इज वाचिंग मी, कोई देख नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं किसी एक एक्शन में इन्वॉल्व हूँ। और अगर कोई आता है और देखता है कि सर सोच रहे हैं या पापा सोच रहे हैं, तो मैसेज कन्वे हुआ, हो गया, तो इसका मतलब वही एक्शन जो है जेस्चर में तब्दील हो जाता है, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो इस तरह जो साइंटिस्ट हैं बॉडी लैंग्वेज के, मैं जिसका बड़ा मुरीद हूँ वो है डेस्मंड मॉरिस। उनको मैं बड़े चाव से पढ़ता रहता हूँ। उनकी पूरी सीरीज है बॉडी लाइन पे, बॉडी लैंग्वेज पे, मैन वॉचिंग, बॉडी वॉचिंग, ह्यूमन बिहेवियर, नेकेड एप, इस तरह से उनकी पूरी सीरीज है। तो उसमें वो बहुत खूबसूरती से कैटेगराइज करते हैं कि एक्शन कहाँ से इवॉल्व हुए, तो इनको कैसे बांटा। कुछ है जैसे ये भी मानते हैं कि इनबॉर्न एक्शन भी होते हैं, डिस्कवर्ड एक्शन होते हैं, इवॉल्व्ड एक्शन होते हैं, डिसिप्लिन मतलब टॉट एक्शंस होते हैं, जो जैसे आर्मी है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट वो बताया जाता है। एक होता है डिस्कवर्ड एक्शन, जैसे बाजू जो है ये अपने आप ढूंढ लेते हैं ये मैंने ऐसे किया, ये जरूरी नहीं कि मैं किसी से सीखा, या अगर मतलब मैं यूं करके बैठ जाता हूँ तो मेरा हाथ डिस्कवर बॉडी ने खुद किया कि इसमें मुझे कंफर्ट मिलता है।
एक टांग के ऊपर दूसरी रखना या इधर से उधर बदलना, ये कुछ सिखाता नहीं है। कुछ चीजें हम दाएं बाएं से देख के अननोइंगली सीख जाते हैं, कुछ चीजें हमें सिखाई जाती हैं। तो एक एक्टर के लिए ये चीजें बॉडी को पहले तो, जैसे माइंड में स्पेसिफिकली हमें बैरी जॉन बताया करते थे कि हम आइसोलेट करते हैं बॉडी के पार्ट्स को, हेड को अलग कर लेते हैं और हैंड्स को, जितने भी जॉइंट्स हैं उनको अलग करते हैं पहले, और फिर उनकी पूरी एक्सरसाइज करने के बाद फिर उनको जोड़ते हैं। तो उसमें क्या है, मुझे पूरा बॉडी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि माइम एक तो ऐसी विधा है कि मतलब जिसमें एनर्जी को हम लॉक करते हैं। इट्स लाइक कथकली या काबुकी में कोई एक्शन कंप्लीट होता है, या मार्शल आर्ट्स में भी होता है कि दे मेक एन एक्शन एंड देन दे लॉक इट, एंड देन they lock that thing and then they move their head and then another unlock and then another unlock. So it is a process, वो चलता रहता है, गिव एंड टेक चलता रहता है। बॉडी लैंग्वेज जो है इसका मतलब इस समझ बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए, कि वो उसके जो बैठता है पोस्चर है वो क्या कन्वे करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया नवरसाज का फेस से ज्यादा ताल्लुक है, जबकि यूरोपियन जो थ्योरी है वो डिफरेंट है, वो स्पाइन के उसके हिसाब से देते हैं कि अगर स्पाइन मतलब अगर मैं यूं बैठा हूं अंदर की तरफ यूं बैठा हूं, तो ये जितना मेरा अंदर है मतलब बेंड स्पाइन अगर यूं हुई हुई है, इस तरह से बेंड हुई हुई है, तो इसका मतलब जितनी नेगेटिव मेरे इमोशंस हैं, आई एम स्केयर्ड, या तो मैं डरा हुआ हूं, या मैं गिल्टी हूं, घबराया हुआ, एंजाइटी में हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो वो सब में मैं अंदर जाता हूँ इसमें। और अगर मैं पॉजिटिव जितने रिएक्शंस हैं उनमें सब में चेस्ट आउट आ जाती है और स्पाइन उल्टा हो जाती है। तो ये एक एक्टर को बैठते उठते इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब फेशियल मसल्स का बहुत इसमें बॉडी लैंग्वेज में मैटर करती हैं चीजें। व्हाट डू आई कन्वे, मुझे ये भी जानना पड़ता है बॉडी लैंग्वेज पे कि अगर मैं एज एन एक्टर कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ तो वो अर्बन कैरेक्टर है या रूरल कैरेक्टर है। हालांकि स्ट्रेंजली अभी चूंकि शहर और गांव बहुत करीब होते जा रहे हैं, जो गांव थे वो धीरे धीरे टाउन से अब सिटीज होने शुरू हो गए हैं, तो उसका जेस्चर पे भी फर्क पड़ा है, कल्चरल चेंजेस की वजह से इन चीजों का भी फर्क पड़ा है। तो अभी वो जानना एक एक्टर के लिए कि अर्बन जेस्चर और जो ये इसका रूरल जेस्चर है, इसका फर्क भी उसको पता होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो पोर्ट्रे करता है सो ही मस्ट नो कि अगर एक उस पर्टिकुलर एरिया से या उस पर्टिकुलर रीजन से आता है वो ऐसा क्यों करता है। कुछ जैसे ग्रुप एक्शन होते हैं कि कम्युनिटी का एक्शन होता है, जैसे काउबॉयज हैं उनके बच्चे बिना बताए ही वो कमर पे उनके हाथ आ जाता है, सो चेस्ट आउट हो जाती है, तो वो कुछ आदतन उनको पता नहीं होता ऐसा करना है, वो देख देख के सीख गए होते हैं। तो एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों का ख्याल रखे और वो जाने कि बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं शब्द में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बॉडी से उसका सिंक नहीं है, बॉडी और शब्द दोनों का सिंक नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। तो वो जो मैसेज है या जो कंटेंट है प्ले का वो कन्वे नहीं हो पाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं मैं, ये बेसिकली हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं, जैसा मैं बता रहा था ग्रीक पीरियड में, तो वो करीबन 10 इंच ऊंचे जूते पहनते थे, लकड़ी के होते थे, कैथोड्स बोलते थे उनको, और बड़े बहुत बड़े मास्क होते थे उनके, लार्जर देन लाइफ उनके एक्सप्रेशन जो था वो कार्व्ड होता था लकड़ी में काट के, तो वो एक एक्शन और जेस्चर बड़ा हो जाता था, सो टू एम्प्लीफाई द इमोशन। अब मतलब उस पीरियड में उसको एपिलॉग भी कहते थे, यानी एपिलॉग मतलब पेंटिंग एन इमोशन थ्रू बॉडी। तो बॉडी इतनी इम्पोर्टेंट है इसमें परफॉर्मिंग आर्ट में और स्पेशली हमारे थिएटर के लिए, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। मैं आई अप्रिशिएट अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उसके रिएक्शन में, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी मैं बोलते जाऊंगा तो मुझे नहीं मालूम कि एक युवराज रवि झाकल सर, घड़ी घड़ी हुकुम दरबार। अच्छा युवी,
मेरे बड़ा मन में अच्छा एक लगा। सवाल हाँ मेरे मन में एक सवाल आया, मतलब हाँ जो माइम है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब मैं मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, तब उस हाँ वक्त हाँ कंपटीशन, माइम के कंपटीशन भी हुआ करते थे। उस तरह की ओके चीजें बहुत हुआ करती थी। जब एनएसडी में आए तो काफी उस पे एलोबरेट, उस पे मतलब ज्ञान उसका हमको मिला। जब मैं हाँ बॉम्बे चला गया तो हाँ मतलब मैंने सिनेमा में माइम की वो देखी, जैसे कमल हसन ने एक फिल्म की थी जिसके अंदर शब्द बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ उसने पूरी फिल्म जो है हाँ अ, हाँ हाँ मतलब अपनी माइम से हर चीज उसने वो की थी। लेकिन क्या इस हम्म। तरह की चीजें, मुझे पता नहीं, बिकॉज तुम बहुत ज्यादा मतलब दिल्ली में तो निवास रहा है और वहां पे बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती रही है। तो इस तरह की हाँ कोई अटेम्प्ट हुई है कि जहाँ पे फुल लेंथ माइम का कोई प्ले हुआ हो, या कोई ऐसी जगह जो हमको ज्ञान दो तुम, जिससे हमको ये पता चले यार वहां पर अभी इसका बहुत विस्तार है? नहीं, एज सच इतने लंबे माइम प्लेस नहीं हुए अभी तक और संभव नहीं है। अगर तुम देखो कि तो जो ये रशियन बैलेज होते हैं, दे डोंट स्पीक राइट। एनीथिंग एंड दे आर पोर्ट्रेइंग एवरीथिंग। पूरी कहानी जो है वो शरीर से ही बता रहे हैं। म्यूजिक का सहारा जरूर लिया जाता है, स्वैन लेक हुआ या दूसरे हुए, लेकिन इसके बरक्स अगर आप कथकली देखें जो कि माइम है, वो जो डांसर है वो तो नहीं बोल रहा है, लेकिन पीछे कथावाचक जो है वो बोल रहे हैं। एब्सोल्यूट साइलेंस में आप इतना लंबा 1 घंटा तक नहीं खींच सकते। उससे एक एक्टर को या ग्रुप ऑफ एक्टर्स को देखो, एक मैं बना आपको एक बात बताऊं। हम कभी ऐसा मौका होता है कि हम किसी के यहाँ गए, किसी की डेथ के ऊपर सब खामोशी है, धीरे धीरे लोग ऐड होते रहते हैं, सिर्फ आंखों से ही एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं, नोबडी इज टॉकिंग। मैं अक्सर एक एक्सरसाइज किया करता हूँ, उनको कहता हूँ ग्रुप्स में कि मैं एक वर्ड दूंगा, आपको 3 मिनट की एक एक्सरसाइज करनी है। वो वर्ड सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है और बाकी सारी चीजें बिना बोले एक्सप्रेशन से, टच करके, चेहरे के एक्सप्रेशन से, आप हग करके या परे करके, इशारों से करें, लेकिन वो डांस नहीं लगना चाहिए। रियलिस्टिकली ये होता है आम जिंदगी में, हमने देखा होगा, आप देखें कभी, भगवान न करे अगर आपको कहीं ऐसा मौका जाने को पड़ जाता है कि जब किसी का डेथ हो या इस तरह की कोई चीज हो, सब लोग खामोश है, चुपचाप है। या किसी प्रेयर की जगह पे आप जाते हैं तो सारे आके धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, उसी फॉर्म में बैठ जाते हैं, वहां बोलता कोई नहीं। स्पेशली चर्च में चले जाएं या इसमें मस्जिद में जाएं। हमारे यहाँ तो खैर बिल्कुल भिन्न है प्रेयर का कंसेप्ट, तो हमारे यहाँ डिफरेंट वो है बनाने का, लेकिन वहाँ चुपचाप जाते हैं सब लोग, पूरे पूरे वहां बैठे रहते हैं, खामोशी से बैठते हैं, उठते हैं वापस। लेकिन इतना लंबा जो आपका सवाल था कि इतना लंबा मेरी नजर में हो सकता है रवि, क्योंकि मैं वो बता सकता हूँ जो मैंने देखा है, ना कि और क्या है। दिल्ली में इस तरह की कोई अटेम्प्ट नहीं मैंने देखी, ना मैंने इसका पढ़ा है, जिक्र सुना है। मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि इतना लंबा को खींच सकता है उस चीज को और ऑडियंस उसको झेल ले। इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्या सोचते हो तुम? बिकॉज यू आर अ वेरी परफेक्शनिस्ट इन दिस, मैंने देखा भी है बहुत तुमको, और मतलब इसका बहुत इस्तेमाल भी तुम अपनी एजुकेशन में करते होगे। तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको तो वैसे खतरा नहीं है, बिकॉज ये बहुत जगह पे फैली हुई है, थिएटर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम डांसेस में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसकी एक इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस की बात हो, उसको तो कोई खतरा नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐसे ही, व्हाट इज योर पॉइंट? जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। जो वेस्टर्न पैंटोमाइम का वो है, वो सिर्फ आप जानते होंगे निरंजन घोष जो है दादा, जो बंगाल में उनका एक अपना इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया, सिर्फ माइम पैंटोमाइम की है, उसका 3 साल का कोर्स है। निरंजन गोस्वामी जो है, ही इज ग्रेट, मतलब वो वाकई कमाल शख्स है। उनसे पहले आजाद पंचतंत्र थे। अब जैसे ये आपके बॉलीवुड वाले जो पेंटर हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, ही इज अ ग्रेट माइम, लेकिन वो चूंकि वो चीज वो यहाँ पर इतनी अप्रिशिएट नहीं की जाती, तो उसने उसको खत्म कर दिया। मतलब पेंटल जैसा, मतलब इतना बढ़िया वो माइम का आर्टिस्ट है,
बहुत एक अच्छा कर बनवारी झोल थे यहाँ दिल्ली दूरदर्शन के, वो बहुत अच्छी माइम किया करते थे दूरदर्शन पे भी। हाँ, वो बॉम्बे भी गए करते हैं, हैं, हाँ हाँ आप जानते होंगे उनका। तो वो इसको लोग ज्यादा नहीं, इसको ना जैसे ये वो वाली बात हो गई, इंग्लैंड में ममर्स कहते थे, वो शादियों में जाते थे, थोड़ा तमाशा किया, या हमारे पंजाब में मरासी होते हैं, कंजर होते हैं, ये जाते हैं थोड़ा खेल तमाशा किया, इनको इतना ही लेते हैं लोग, सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तान में या मतलब इस तरह से माइंड को सब्जेक्ट हमेशा एग्जांपल है, वो है चार्ली चैपलिन। उसने सब कुछ फनी किया, लेकिन हैरत की बात है उसकी, आप जितनी भी फिल्म्स उठा के देख लो, सारी फिल्म ट्रेजेडीज है। वो उसका एक्शन कॉमिक था, बट वो सारी फिल्म्स उसकी ट्रेजिक है। वो सटायर करता था और बहुत जोर से हंटर मारता था। ही वाज ग्रेट। मतलब ये जो मार्शल मर्सियो की मैं आपको बात कर रहा था, वो भी उनके फैन थे, उनके अनुयायी मान लो एक किस्म से थे, कि वो कहते थे कि एक आदमी इज अ ग्रेट एक्टर, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं था और सब कुछ कह देता था। बस एक ही बार बोला ग्रेट डिक्टेटर में, वो आप भी जानते हैं, और वो अल्टीमेट बन गई स्पीच उसकी। बट अदरवाइज इसको लोग सीरियसली लेते नहीं है। मतलब थिएटर को भी कहाँ लेते हैं लोग सीरियस, आम आदमी। आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स यही पूछते रहे, जी बच्चा काम क्या करता है, जी थिएटर करता है। नहीं, वो तो थिएटर काम क्या करता है। काम क्या ऐसी हालत जब पूरे नाटक और थिएटर वर्ल्ड की हो, तो फिर आप जरा सोचिए, माइम जैसी चीज, माइम की जो अगर सर्वाइवल हो सकता है तो बंगाल, क्योंकि वहां उनके डीएनए में ही है बंगालियों के। हालांकि डीएनए ये बैठा हुआ है सामने देख रहा है मेरे को, मैं समझ गया हूँ। हाँ, इनकी प्रॉब्लम है बंगालियों की, अपने कला को बाहर नहीं ले जाने, दे आर सो पॉजिटिव अबाउट देयर कल्चर, दे वोंट लेट इट गो। बट अच्छी बात ये है कि थिएटर, स्पेशली माइम, अगर सर्वाइवल कहीं है पूरे हिंदुस्तान, जो यूरोपियन कंसेप्ट है माइम का, वो सिर्फ बंगाल में ही बसा हुआ। तो लोग निरंजन दा के पास जाते हैं, काफी हिंदुस्तान भर से बच्चे आते हैं उनके पास, सीखते हैं, एंड ही इज ग्रेट, ही इज अ ग्रेट टीचर एंड ग्रेट फ्रेंड आल्सो। अच्छा, और एक ऐसी जिज्ञासा के लिए जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज जब हम थे, मतलब जब तुम लोग थे, हम तुम्हारे बाद आए एनएसडी में, तो उस वक्त भी मुझे मालूम है बाहर से लोग आकर के माइम एंड मूवमेंट की बहुत क्लासेस होती थी, और बाहर से एक्सपर्ट भी आते थे इन चीजों को करने। बिल्कुल। आज की स्थिति क्या है? क्या आज भी उसको तवज्जो दी जा रही है, या मतलब अभी वो वहां से फेड आउट हो गया है? आते हैं, यदा कदाई आते हैं, क्योंकि देखिए ना, अब जहां तक मेरी को, एक्चुअली मैंने एनएसडी जाना ही बंद कर दिया, वहां से बदबू आती है थोड़ी मुझे, तो इसलिए मैंने जाना बंद ही कर दिया। अब आप समझ गए, मुझे मालूम है। हाँ, अब वो प्रॉब्लम क्या है कि अब जितने भी बालक जा रहे हैं, उनमें से उनकी एक टांग यहाँ होती है, उनको लगता है दूसरी टांग स्ट्रेट अवे बॉलीवुड में रखनी है, क्योंकि अगर नवाजुद्दीन बन सकता है, और ये हमारा जो बच्चा अभी एक्टर, ग्रेट एक्टर हु डाइड रिसेंटली, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति, इरफान, तो उनको लगता सारे के सारे जो हैं वही जाना है। तो ये थिएटर और माइम जैसी चीज, या बॉडी लैंग्वेज जैसी चीज, इस बला का ये क्या चीज है जी? क्योंकि बॉलीवुड में तो कैमरा है जी, उसने आपका 2 शॉट लेना है, क्लोजअप लेना है, पूरी शरीर का, पूरा शरीर दिखाता ही नहीं कोई उसमें। तो ये माइम जो है बॉडी लैंग्वेज वाला, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस आर्ट को, ये इतना खूबसूरत आर्ट है। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मार्शल मर्सियो जब ये अपने प्राइम में थे, अब तो ही इज नो मोर, तो ही वाज इन 30s में थे, मतलब 30 साल के आसपास थे, और मतलब उनका चर्चा होने लग गई। तो उन्होंने बहुत करीबन 3-4 महीने लगा के एक अपना आइटम तैयार किया, बिप नाम से है, बड़ा मशहूर उनका। तो वो तैयार किया और उसका शो किया, तो बड़े क्लैपिंग हुई, लोग बड़े वाह वाह किया, कहते कमाल है, स्टैंडिंग ओवेशन, ये वो। तो चली, वो भी खुश हो गई कि मैंने बड़ा अच्छा किया है। 1 घंटे का शो था। छोटे छोटे वो होते थे 5-5, 10-10 मिनट के, तो उन्होंने किया वो। तो एक महिला आई पीछे ग्रीन रूम में, फूल वूल लेके, कही ओह यू वर सो ग्रेट मार्शल, ये वो सारा कुछ, योर बॉडी वाज सपल, ये वो, आई विश इफ यू कुड स्पीक। अब मार्शल मर्सियो को कोई परफॉर्मेंस के एंड में कहे आई विश इफ यू कुड स्पीक, तो माइम के लिए तो मर जाने वाली बात है। तो वो कुछ नहीं बोला, वो रो दिया वो, और 1 हफ्ता तक वो कमरे से अपने घर में गया, बाहर नहीं निकला। Then he thought why it happened. उसने फिर तैयारी की, 2-3 महीने और लगाए, उस महिला को स्पेसिफिकली उसने इनवाइट किया कि अब आओ। वो आई, इसने शो किया,
और वहीं इसने एग्जिट नहीं ली, वहीं स्टेज से पूछा, डू यू थिंक आई शुड हैव स्पोकन, एंड शी सेड नो। तो वो वाली बात है, एक तो है ना मेरी ऑडियंस कौन है, माइम की ऑडियंस कौन है। अब देखो ये तो मतलब जैसे साउथ में, केरला में वो कथकली बचपन से, जैसे हम रामलीला देखते हैं वो कथकली देखते हैं, उनको सब जेस्चर मालूम है। हमारे दिल्ली में ले आओ, वहां 8 घंटे की इन्होंने रामलीला भारतीय कला केंद्र में 1 घंटे की कर दी, तब लोग देख लेते हैं, रामायण नाम से रामलीला दे 1 घंटा तो झेलेंगे। कथकली भी विदेश में लेके जाते हैं, 30 मिनट का 35 मिनट का फुल आइटम करते हैं, वो वहां घंटों 6-6 घंटे वो चलती है, देखेगा ही नहीं कोई ना। क्योंकि क्लासिकल, इवन अगर आप कथकली की बात करें, नो फॉर्म है जो जापान उसकी, उनका करें स्टाइलाइज फॉर्म है, कोई नहीं देखता। ये एक तो प्रॉब्लम है कि ये लोग जुड़े हुए हैं, जापानी हों, उनको दे आर यू नो प्राउड ऑफ देयर कल्चर, और साउथ केरला में भी दे आर प्राउड ऑफ कि वो कथकली जो है उनका। हमारा नॉर्थ वालों को, हमको कुछ बिलोंगिंग ही नहीं है किसी चीज से, वी डोंट हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वी हैव सेंस ऑफ बॉलीवुड, नथिंग एल्स। हमें उधर का ही देखते, हम फोकस ही हमारा डिफरेंट है। So that is the problem. Anything else? जी युवराज, जी जी युवराज भाई, जी, युवराज भाई, हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई। 2 छोटे से प्रश्न थे। जैसे निरंजन दा है, उनके अलावा जोगेश दा भी अच्छा काम करते हैं कलकत्ता में, तो वो तो एक माइंड से संबंधित बात है। मैंने आपको बहुत युवा आप जब थे तब मैंने कलकत्ता में आपके प्लेस देखे हैं काफी। महाभोज थे, मनोहर सिंह भी थे उस वक्त, राजेश विवेक जिंदा थे, बड़ा अच्छा लगा जी भी थे। जी जी। मुझे तो पूछना है सर, जो उस वक्त आप थिएटर करते थे जी, उसके बीच का भी दौर था, आज का भी दौर है, आप अभी बाल रंगमंच में गए, ये जो इतने समय में थिएटर के अप्रोच में कोई बदलाव आया, कुछ बदलाव देखते हैं आप, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या है? नहीं नहीं, ये दोनों तरह से है भाई। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने सवाल किया। मैं और रवि ये बैठे हुए हैं, रवि झाकल, हम गए थे फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जसमा ओडन वगैरह ये प्ले लेके गए थे। तो मैं और रघुवीर यादव इसमें रंगला और नायक, मतलब सूत्रधार और क्लाउन बनते थे। तो हम उसमें काफी माइम का इस्तेमाल करते थे, बहुत ताकि फोक फॉर्म है तो घोड़ा चलाना, ये करना, वो करना, हम सब कुछ माइम में ही करते थे। तो माइम उसमें उस एस्पेक्ट को तो इस्तेमाल किया जा सकता है, बट प्योर माइम बड़ा मुश्किल था। रही बात जैसा आपने कहा महाभोज वाला जमाना और वो वाला जमाना, फर्क है भाई। एक तो अप्रोच में ही फर्क हो गया एक्टिंग की। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा चैलेंजिंग है ये आपने जो पूछा। अब देखिए, मैं खुश नसीब इस फॉर्म में हूं कि जब मैं आया एनएसडी में तो अलकाजी साहब थे, और वो फर्स्ट ईयर तक मैं उनके साथ रहा। उसके बाद राजनीति हुई और साल या सवा साल के बाद ही लेफ्ट। मैंने एक बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट देखा, अल्काजियन एरा या अल्काजियन स्कूल ऑफ एक्टिंग, स्टानिस्लावस्कियन, ये सारी चीजें जो बिल्कुल भिन्न थी एक अप्रोच एक्टिंग को या थिएटर को लेके। फिर जमाना आया कारंत जी का। अब वो म्यूजिक उनका चूंकि मतलब दिल था एक किस्म से, तो म्यूजिकल फॉर्म जिसमें हमने मैकबेथ देखा, वर्णम वर्णाम से, जिसमें यक्षगान शैली यूज की गई, क्या बात है। उसी दौरान हमने शांता जी के साथ वो जसमा ओडन किया, मैना गुर्जरी किया, ये बिल्कुल भिन्न थी। उषा जी के साथ हमने तमाशा फॉर्म किया, वो भी भिन्न थी। तो हमारा एक तो जो हमारे एक्टर्स थे, स्पेशली जो मेरा पीरियड था, वो हमें बहुत प्यार करते थे। अपने जूनियर्स को, उत्तरा जी, सुरेखा जी, मनोहर भाई, विजय कश्यप, ये हमको बहुत प्यार करते थे, और मतलब आशीर्वाद के रूप में वो हमें सिखाते ही रहते थे। एंड वी वर हम्बल एनफ, मतलब रघुवीर यादव और मैं, मतलब हमने बहुत सारे प्ले दोनों भाइयों ने इकट्ठे किए एक किस्म से। हालांकि वो मेरे से 2 साल सीनियर था, लेकिन हमारा वहां पर जब हम एक परिवार बन जाते थे फिर हम नहीं सोचते थे। अभी वो चीज अलग आ गई है। अभी तो एक अप्रोच भी जो है बच्चों की, देखिए एक अच्छी बात ये हुई है कि इसी दौरान, जैसे सॉरी मैं बता रहा था, फिर बैरी जॉन आए, कारंत जी के दौरान ही बैरी जॉन आए, वो एक डिफरेंट अप्रोच है। उसके बाद करते 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 रेपर्टरी में जब आए, एक्टिंग का बिल्कुल कंसेप्ट ही चेंज कर दिया फ्रिट्ज बेनेविट्स ने आकर। उसने ओथेलो किया हमारे साथ, एंड मैं हैरान हुआ कि मुझे इयागो का रोल मिला, जो कि बहुत मतलब वर्ल्ड का मैकविलियन
विलन माना जाता है। तो उसने जब मुझे रोल दिया तो हमने अपने से, क्योंकि हम तब काफी प्लेस कर चुके थे, हम तो माने जाते थे कि हाँ भाई ये एक्टर है, रेपर्टरी वाले एक्टर है, तो हम अपने आप को एक्टर मानने भी लग गए थे कि हाँ भाई हम तो अच्छे वाले एक्टर्स हैं। तो वो क्या हुआ, फ्रिट्ज बेनेविट्स आते ही उसने एक इंडियन फिल्म देखी थी, रजिया सुल्तान। तो उसमें धर्मेंद्र साहब थे और हेमा जी थी। तो जब हम एक्ट करने लग गए तो उसने अपनी ही चप्पल निकाल के अपने माथे पे मारी और कहता है हैट्स ऑफ टू इंडियन एक्टर्स, इतनी ताकत लगाते हैं एक्टिंग में जबकि इसका कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं क्यों तुम लोग, माथा पीट लिया, जूता अपना सर पे मारने लग गया जोर से। वो कहते हैं ये क्यों करते हो यार, तेरी चीख चीख के नसें तुम्हारी तन जाती है। ही सेड, सिंपल मंत्र दिया जिसको मैं आज तक मानता हूँ और बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, लेकिन अपने तरीके से मानता हूँ, जर्मन तरीके से नहीं। ही सेड डोंट एक्ट, रिएक्ट। उसने कहा जो पहला डायलॉग है किसी भी प्ले में, दैट इज एन एक्शन, और उसके बाद टिल द एंड ऑफ द प्ले इट इज रिएक्शन ऑफ द अर्लियर एक्शन। तो अगर आप ध्यान से अपने को एक्टर को सुन रहे हैं तो एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है, आप जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको किसी ने अरे तुम आ गए, हाँ तो क्या मुझे आना नहीं था क्या? तो क्योंकि जवाब ही यही बनता, उसमें लिखा ही यही हुआ है, तो आप स्वाभाविक रूप से करो ना। इसमें स्टाइलाइजेशन, ट्रांसलेशन, गोइंग टू दिस एंड दैट, उसने सब छोड़ा और इतना रिलैक्स हो के हमने किया। इसे प्ले इट, एंजॉय इट, इवन इफ यू आर विलन, मतलब खतरनाक विलन हो, यू मस्ट एंजॉय, यू मस्ट लव दैट रोल, यू मस्ट लव दैट कैरेक्टर। तो वो कंसेप्ट ही चेंज हो गया। अब क्या है कि धीरे धीरे, चूंकि अब तो मैं देखता नहीं हूँ एनएसडी के प्लेज, मेरी अपनी वजहें हैं, लेकिन जो जमाना चेंज हो रहा है, हम जैसे महेश हैं मेरे जिगरी यार जो यहाँ गुड़गांव में है, उनके पास ज्यादातर बच्चे जो आते हैं या तो गांव से आते हैं, छोटे कस्बे से आते हैं, आसपास से आते हैं, वो बहुत जल्दी 1-2 महीने में एक्टिंग सीख के सीधा फिर वो बुक करवा लेते हैं राजधानी बॉम्बे जाने वाले। अब इस तरह थोड़ी कोई हम किसके साथ सीरियस प्ले करें? अब आप बताइए किसके साथ थिएटर करें, किसको समझाएं? ये बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। एमेच्योर्स को ये चीज डाइजेस्ट करवाने में बहुत टाइम लगता है। जयंत ज्यादा बेहतर जानते होंगे इन चीजों के बारे में भी, इन्होंने दोनों जमाने देखे हैं एंड ही नोज कि दिल्ली का सीन क्या है, मंडी हाउस का सीन क्या है। हालांकि बदकिस्मती से मंडी हाउस, वो मंडी हाउस तो नहीं रहा है, पता ही नहीं क्या बन गया है, क्या क्योस है, कुछ समझ नहीं आता सच में। दिल्ली का कैरेक्टर टोटली चेंज हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं सन 86 के बाद जो बच्चों में आ गया, चिल्ड्रन थिएटर किया, उससे मुझ में ये फर्क आया कि मैं सीरियस हो गया थोड़ा सा इस अप्रोच को लेके कि लिखना किसको कहते हैं, लिखने से पहले पढ़ना बहुत पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एनएसडी की डिग्री जो मैंने कहीं बहुत ऊपर गो डाउन में रख डाली है, मैं जानता नहीं कि मैं एनएसडी हूं, तो लोग कहते हैं कि लिखना आता है तो एनएसडी हूं। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, व्हिच आई एम डूइंग इट एंड एवरी चाइल्ड टीचेस मी। हर बच्चा मुझे सिखाता है। मैं गर्ल्स स्कूल में भी रहा हूँ यहाँ साधु वासवानी में, वो जिंदगी में पहली बार गर्ल्स स्कूल में मैंने एंटायरली लड़कियां वहां पर काम करवाया, जहाँ लड़के भी उन्हीं को बनना पड़ता था। तो मेरे ख्याल में एक बच्ची शायद मेरी देख भी रही है, मुझे लगा शायद सर नाम बोले दिखा था मुझे। सो एनीवे, तो मेरे लिए हर बार नाम बुद्धि राजा उसका सरनेम है एंड में। मैं एक्चुअली इतने स्कूलों में 36 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, इतनी बच्चियां हैं कि मुश्किल बच्चियां याद रखना, लेकिन बहुत मजा आया। मतलब मुझे ये इन्होंने सिखाया एवरी डे। तभी मैंने आपको बोला था गीता बच्चे को जाने में ये क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बात है, हम वो पढ़ाते हैं जो हमको लगता है कि इनको पढ़ाना है, हम वो नहीं पढ़ाते जो वो जानना चाहते हैं। हमारे पास उनके सवालों के जवाब नहीं। और ऐसे ही एमेच्योर एक्टर्स के भी जो सवालों के जवाब हैं, हम डायरेक्टर्स को समझना चाहिए। वो सारे एनएसडीएन नहीं हैं, सारे ही मतलब इस स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं आए हैं। इस मामले में मैंने एक चीज बड़ी अच्छी देखी, जो बिहार के जो एनएसडी के बच्चे हैं जो गए हुए हैं और बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, कुछ प्रकाश हैं और मतलब तुम काफी जानती होगी और लोग हैं, ये लोग इतने सियाने हैं और ग्राउंड रूट मतलब जो कहते हैं ना बिल्कुल जमीनी लेवल पे बिना किसी सामान के, बिना किसी सहूलत के, ग्रांट के वो काम कर रहे हैं।
चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ। हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हमें पता है लाइटों वाले कहाँ हैं, ये है वो है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो थिएटर का वो जो सीन है, जो एक्चुअल में जैसे तेरी ग्वालियर वाली जगह पे ही देखो आप, जी अब ग्वालियर में तुम्हारे पास कितने ऑडिटोरियम है, ये तुम ज्यादा बेहतर जानते हो, और उसका किराया कहाँ से जुटाओगे, ये तुम ज्यादा बेहतर, दो है। और उसके जुगाड़ के लिए तुम कल को वो शो कर दो और कोका कोला की ऐड लगा दो, दे देगा स्पॉन्सर, लेकिन वो कहेगा स्टेज के ऊपर कोका कोला दिखना चाहिए। तो थिएटर क्या करोगे, आधे अधूरे कैसे करोगे, कोका कोला का पीछे बैनर लगा हुआ, नहीं कर सकते। अगर आप उनसे नहीं लेते स्पॉन्सरशिप तो फिर रोटी कहाँ से खाओगे? जी तो ये प्रॉब्लम तो है। तो उसका एक सर वीडियो यदि कट